हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है समूह व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप बिहेवियर। देखो, आप जब एक ग्रुप में होते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक तरह का जो व्यवहार है वो रखना पड़ता है। तो उस व्यवहार को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस तरह का व्यवहार करने के लिए कहती हैं कि आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं या कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो वो हम आज यहाँ पर बातचीत करेंगे। ये हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपका डीएलएड में, बीएड में, सीटेट में, ठीक है, जहाँ भी आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग इसकी बता देती हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट आगे की जो पीडीएफ है वो ठीक है, बिल्कुल आप आराम से पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है वैसे तो, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा। बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं कि एक समूह किस प्रकार व्यवहार करता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन मैंने डीएलएड किया हुआ है, मैं बीएड भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करूँगी। वैसे मैं सिर्फ हेडिंग ही पढ़ती हूँ और ख़ुद अपने हिसाब से जो मैंने ये चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको जो है वो चीज़ें समझाती हूँ। यहाँ पर लिखी है कि क्लाइंट को नहीं पढ़ाती हूँ कि आप यहीं से बिल्कुल पढ़ के आपको वही फिर से समझा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे खुद के एग्जाम्पल हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसी के हिसाब से मैं आपको इसमें बताऊँगी। ठीक है, चलिए, एक समूह किस प्रकार व्यवहार करता है, ये बहुत से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। मतलब आप एक ग्रुप में हैं तो आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे, ये इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। कोई सामाजिक कारक हो सकता है, कोई आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। समूह के सदस्य, उसका नेता, समूह के आदर्श, नियम, उसका वातावरण आदि कुछ तत्व हैं जो समूह की बनावट या किसी विशिष्ट समय पर उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऑफकोर्स, समूह के सदस्य कैसे हैं, क्या वो ज़्यादा हंसने वाले सदस्य हैं, क्या वो ज़्यादा सीरियस वाले सदस्य हैं, तो उसी तरह से आपको बिहेव करना पड़ेगा। उसका नेता कौन है। ठीक है, देखो, हमारा जो लीडर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका लीडर काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो आप उसी तरह से काम भी करेंगे और हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो नेता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है तो आपको उसी तरह से काम भी करना पड़ेगा सीरियस होकर। समूह के आदर्श नियम क्या हैं, कुछ नियम कानून रखे जाते हैं, जैसे आपने मोहब्बतें फिल्म में देखी होगी, तो उसमें जो है अपने अमिताभ बच्चन, उन्होंने प्रतिष्ठा पता नहीं किस किस तरह के नाम रखे हुए थे। तो उनका जो लीडर था, वो उस कॉलेज का जो मेन हेड था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जो बच्चों को एंजॉय करने भी नहीं देता था। तो उसी तरह से अगर आप एक ग्रुप में हैं, आपका नेता है, तो उसके कुछ नियम कानून भी ही आपको मानने पड़ेंगे और उसी तरह से आपको बिहेव करना पड़ेगा। और उसका वातावरण, यानी कि ग्रुप का वातावरण कैसा है। ग्रुप का वातावरण का मतलब ये है कि खुशनुमा वातावरण है, या फिर बिल्कुल जल्दी से बस काम पे ही फोकस करने को कहा जाता है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी किसी से। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर समूह व्यवहार मनोवैज्ञानिक तत्वों जैसे सहानुभूति, सुझाव, अनुकरण आदि से प्रभावित होता है। अगर सामाजिक कारण की बात देखें तो उसमें हमारे समूह के सदस्य, उसका नेता, समूह के आदर्श, नियम, ये सारी चीज़ें आएंगे। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल फैक्टर को आप देखते हैं तो उसमें हमारी जो सिंपैथी होती है, जो हमारी एम्पैथी होती है, जो सुझाव होते हैं, जो इमिटेशन, अनुकरण होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें समूह व्यवहार करने के लिए प्रभावित करती हैं। इन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे से नीचे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है वो है सहानुभूति, जिसको हम इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कई बार हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप किसी की पीड़ा को समझ रहे हैं, और एम्पैथी का मतलब होता है कि आप खुद उस पीड़ा में खुद को रख रहे हैं। आप जैसे किसी के साथ कुछ हो गया है तो आप ये सोचकर उसका दर्द महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है वो ऐसा, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। और सिंपैथी में आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं कि कोई ना, अब हो गया तो आगे बढ़ो, तो वो एक सिंपैथी जता रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सहानुभूति, सिंपैथी की बात कर रहे हैं। सहानुभूति समूह भावनाओं को जागृत करके समूह व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक हालत को समझने की योग्यता प्राप्त होती है। आप एक ग्रुप में हैं, आपके किसी एक ग्रुप के सदस्य के साथ कुछ गलत हो जाता है या किसी काम में घाटा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उसके साथ क्या करते हैं, सिंपैथी थोड़ा सा शो करते हैं, है ना, उसको संभालने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़े बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें।
वह भी दूसरों के समान अनुभव करने लगता है। इस प्रकार सहानुभूति व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलजुल कर अनुभव करना सिखाती है। खेलते हुए बच्चों में जब कोई बच्चा सांप सांप चिल्लाता हुआ भय का प्रदर्शन करता है तो दूसरे बच्चे भी उसकी मानसिक स्थिति का अनुभव करते हुए डर का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। यानी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आप उसको समझने की भी कोशिश करते हैं और उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये एक सिंपैथी होती है जो दूसरों के प्रति हम शो करते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कोई एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकती हूँ कि जैसे फिर से वही एग्जांपल कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो उस समय आप उसके साथ मान लो आप झगड़ा करने के मूड में उससे गए थे कि इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, और वहाँ जाके आपको पता चला कि इसके साथ इसके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ पे आप जाके उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, आप वहाँ उसको सिंपैथी शो करके आएंगे। यानी कि उसके साथ जो कुछ गलत हुआ आपने सिंपैथी के कारण अपने व्यवहार को पूरी तरह से चेंज कर लिया। आप गए तो उससे गुस्से में पैसे मांगने थे, लेकिन जब आपको उसकी हालत के बारे में पता चला तो आपने बहुत ही अच्छे से अपने बिहेव को चेंज किया और उसके साथ सहानुभूति आपने प्रकट करी। तो ये चीज़ जो है आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। ये वाला एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ एग्जाम्पल इतना अच्छे से नहीं था। फिर है सजेशन। देखो, ग्रुप में आप काम करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक पे आपको काम या प्रोजेक्ट तो कुछ ना कुछ दिया जाता है ना। ग्रुप में हमें ग्रुप वर्क करना पड़ता है, तो उसमें कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितने सदस्य होने चाहिए या किस तरह से किया जाना चाहिए, कोई काम का मेथड होना चाहिए, इसके लिए सारे बैठ के सजेशन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। सुझाव समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को एक साथ सोचने पर बाध्य करके समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है। क्योंकि मान लो एक टेबल, राउंड टेबल है, उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई ग्रुप वर्क दिया गया है, कोई टॉपिक दिया गया है, ठीक है, और उनको क्या है उस पर सजेशन देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सबका व्यवहार आप कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ पर सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया। तो ये सजेशन है, सजेशन की वजह से ही है कि सबको एक ही टॉपिक पे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें सजेशन देना है। तो सजेशन जो होता है वो आपके व्यवहार को कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है या फिर प्रभावित कर रहा होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का चिंतन सामूहिक चिंतन में विलीन हो जाता है। यानी वो अपने अपने थॉट तो सोच रहा होता है लेकिन सबके साथ सोच रहा होता है। जब कोई व्यक्ति समूह में कोई सुझाव रखता है या किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है तो सभी सदस्य उसी दिशा में चिंतन करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको 5 मिनट डिस्कशन के लिए दिए किसी टॉपिक पर, ठीक है, आप एक ही टॉपिक पर सारे सोच रहे हैं, फिर मैंने आपको बोल दिया कि हाँ अब आपकी बारी है, आप बताओ आप क्या सजेशन देना चाहोगे। तो वो कहता है कि ये ऐसे और वैसे होना चाहिए, तो सारे सदस्य भी अपने व्यवहार को उसी तरह चेंज कर लेते हैं और हामी भर देते हैं कि हाँ ये जो भी बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। भले ही आपने कोई और थॉट सोचा हो, लेकिन बाद में आपने उसके विचारों को सोच के अपने विचारों को चेंज कर लिया कि ये ठीक कह रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो आपने अपने बिहेवियर को सजेशन की वजह से क्या किया, आपने उसको चेंज कर लिया। फिर है अनुकरण, यानी कि इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। अब नकल करना तो बहुत ही सिंपल हमारा पॉइंट आ जाता है। ग्रुप में हम लोग कई बार भेड़ चाल चलने की कोशिश करते हैं, आपने भेड़ों को देखा होगा, एक भेड़ इधर चली तो दूसरी भी उधर चली जाती है। तो इमिटेशन में हम अपने व्यवहार नहीं हम करना चाहते। अगर ग्रुप के एक सदस्य ने बोल दिया कि हमें ये वाला काम करना चाहिए पहले, तो सारे चल पड़ेंगे बिना सोचे कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है करनी, इस टाइम के नहीं करनी इम्पोर्टेंट है। तो बस ये जो इमिटेशन होता है वो आपके व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। अनुकरण व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक रूप से कार्य करने में बाध्य करके समूह व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करते हुए एक व्यक्ति दूसरों के समान व्यवहार करने की कोशिश करता है और इस प्रकार एक दूसरे का अनुकरण करते हुए समूह के सदस्य एक सामान्य क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। सुझाव या सहानुभूति के समान अनुकरण भी बिना सोचे समझे होता है। जैसा कि मैंने भेड़ चाल का एग्जाम्पल दिया, एक भेड़ जा रही है, सारी भेड़ें उसके पीछे चलने लग जाती है बिना ये सोचे कि वो आगे कुएं में गिरने वाली है, पर वो नहीं सोचती, वो बस चलती जाती है। वैसे ही हमारे ग्रुप में भी होता है, हम लोग ग्रुप का कोई लीडर होता है, उसी का कहने मानते, उसने बोल दिया जो ठीक है तो हम भी बस हाँ ठीक है यही ठीक है, आप अपने दिमाग नहीं लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने व्यवहार को वहाँ पर प्रभावित कर रहे होते हैं। उसके बाद है ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी कि ग्रुप एकजुटता। ग्रुप में अगर एकजुटता है तो उसी तरह से आप अपना बिहेवियर भी करने की कोशिश करेंगे। किसी भी समूह के सदस्य जिस डिग्री, स्तर या सीमा पर परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और समूह में रहना चाहते हैं, उसे ही समूह एकजुटता कहते हैं। थोड़ा सा मीनिंग बता दिया कि ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, ठीक है। एक एकजुट समूह वह है जिसमें सबका एक समान लक्ष्य होता है, ठीक है।
आपने कोई ग्रुप बनाया है, कोई ना कोई एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया है कि हमने ये चीज़ पूरी करनी है। सब उसमें भले ही कितने सदस्य क्यों ना हो, लेकिन पर्पस क्या होगा, सबका एक ही होगा। दूसरा, सभी सदस्य समान पृष्ठभूमि के होंगे। समान पृष्ठभूमि के होंगे कि इस ग्रुप में सारे ग्रेजुएट वाले ही होने चाहिए, इसमें सारे 12th पास ही होने चाहिए, इसमें DLED वाले ही होने चाहिए, इसमें MA वाले होने चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल, क्योंकि सारे अगर एक ही लेवल के होंगे तो उसी तरह के आइडिया भी उनके मैच करने लग जाएंगे, हाँ ठीक है वगैरह वगैरह। अगर 12th वाला किसी ग्रेजुएशन वाले ग्रुप में जाके बैठ गया तो उसको पता ही नहीं ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो कहाँ पे आइडिया दे पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला है कि जो सभी सदस्य होते हैं वो समान पृष्ठभूमि के होते हैं। यहाँ पे अमीरी गरीबी का नहीं लेना, यहाँ पर हमें जो लेना है वो डिग्री के बेस पर हमें सोचना है। तीसरा पॉइंट है, बदलती हुई परिस्थितियों में भी सभी एक ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम अपने भारत का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग भी तो एक ग्रुप ही हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग जातीय धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जब एक पूरे देश पर सिचुएशन की बात आ जाती है तो हम सब एक हो जाते हैं, तो ये ग्रुप की एकजुटता ही होती है। चौथा, सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता प्रिय हो और समूह के कल्याण के लिए कुछ योगदान करने के लिए मजबूती से अभिप्रेरित हो। यानी ये कह रहे हैं कि हर एक ग्रुप में जो भी पर्सन उस ग्रुप में है उसे वो उस ग्रुप में सदस्य बन के खुश हो और अपने कल्याण के लिए कुछ योगदान करने के लिए मजबूती से अभिप्रेरित हो कि मैं समूह के कल्याण के लिए काम करूँगा। सिर्फ अपने बारे में नहीं, समूह के बारे में भी उसके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस। ये थोड़ी सी पॉइंटों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वैसे ज़रूरी नहीं है। वैसे तो अगर आप खुद भी पॉइंट ले सकते हैं, अगर हम एक ग्रुप में एकजुटता होगी तो क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी प्रॉब्लम का हम सामना कर सकते हैं। जब सारे मिलजुल के होंगे काम जल्दी हो जाता है, भाईचारे की भावना हमारे अंदर आने लग जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आने लग जाती हैं, एक दूसरे की संस्कृति का हम आदान प्रदान कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। इतने सारे फ़ायदे हैं जो आप ग्रुप में एकजुटता होती है तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने यही चीज़ आपको स्पष्ट बोली है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंस, उसको ही मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ। जो मेरे खुद की एग्जांपल है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपको कौन से सरल एग्जांपल से अच्छे से समझ में आप पकड़ पाओगे टॉपिक को, उसी तरह के एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब आता है कक्ष को एक जुट समूह के रूप में विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। एक टीचर क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चों में एकजुटता लाने की कोशिश करना चाहता है कि सारे बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो इसमें टीचर कैसे रोल प्ले कर सकता है। अब मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, हम 10th क्लास में थे तो हमारी एक मैम थे, पूजा मैम, तो उन्होंने हमें बताया करते थे कि हमारी क्लास भले ही कितना झगड़ा करती थी, आपस में लड़का लड़की लड़कियां लड़कियां लड़ते रहते थे, लेकिन अगर पूरी क्लास पे कोई क्वेश्चनिंग उठता था या क्लास का कोई एक बच्चा कहीं शरारत करके आ जाता था और सबको पता होता था कि हाँ यही करके आया है, और कोई टीचर आके पूछता था ना तो कोई भी नहीं बोलता था कि ये वो है। वो उस समय कोई भी ऐसा नहीं था तो बोलता कि सर ये वाला है। आजकल के टाइम पे मैंने गई हूँ मैं DLED में ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ देखा मैंने क्लास में स्कूलों में बच्चों को सीधा उंगली उठाते, मैम जी ये कर रहा था, मैम जी ये कर रहा था। लेकिन हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे ऊपर भी हमारे किसी भी क्लास के बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो हम कभी उसका नाम किसी टीचर के सामने नहीं लेते थे, बिल्कुल चुप हो जाते थे। भले ही टीचर फेल करने की धमकी दे दे या कुछ भी दे दे, हम उसकी बात नहीं मानते थे, हम उसको उस पर उंगली नहीं उठाते थे। तो वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि एक टीचर इस तरह की जो बच्चों के अंदर बॉन्डिंग है कि वो एक दूसरे की हेल्प करें ऐसे टाइम पर, तो वो टीचर कैसे कर सकता है। ठीक है, कक्ष शिक्षण उद्देश्य अधिगम उद्देश्यों को प्राप्ति के संदर्भ में, मतलब ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम सीधा पॉइंट की ही बात करते हैं। पहला है सेटिंग ऑफ कॉमन गोल्स। अगर बच्चों में हमें वो बॉन्डिंग लेके आनी है, वो एकजुटता को लेके आना है, तो हमें एक ही लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा एक समूह विशेष की एकजुटता के विकास में। क्योंकि अगर अलग अलग पर्पस होंगे तो सब अलग अलग ही करनी, सर ये वाला ठीक है वो वाला ठीक है। अगर सबके पास एक ही पर्पस होगा किसी भी काम को करने का, तो सब उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को पूरा करने के बारे में अपना सारा ध्यान लगाएंगे। हमें ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे तो सब बट जाएंगे ना। तो इसलिए बोला है कि अगर टीचर क्लास में एकजुटता लेके आना चाहता है तो एक ही गोल को सेट करें, जिससे सब बच्चे सोचें तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे सोचें, जिससे उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कि नहीं तेरा टॉपिक ठीक नहीं है, मेरा टॉपिक ठीक है। एक ही टॉपिक होगा तो सारे अपने अपने विचारों को वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ये पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं दिखा रही हूँ कि अगर कोई रीड करना चाहता है तो रीड कर सकता है। फिर है समूह के आकार की समूचता पर ध्यान देना।
टेकिंग केयर ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द साइज ऑफ ग्रुप। देखिए, अगर ग्रुप में एकजुटता लेके आनी है तो आपको ग्रुप का साइज़ भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 75 बच्चों के बीच में एकजुटता लेके आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं तो उन 25 बच्चों को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उनमें अच्छी क्वालिटीज़ को आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर 75 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं एक सेक्शन में, एक क्लास में, तो सबको संभाल पाना कितना मुश्किल है। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि समूह के आकार को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में छोटी कक्षाएं अधिक कारगर सिद्ध होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आप बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हैं तो छोटी क्लासेस में कम से कम 24 से 25 बच्चे ही अच्छे माने जाते हैं। हमारी क्लास में तो इतने बच्चे रखे गए थे, वरना तो सेक्शन बना दिए थे, चाहे कितने और बनाने पड़े, एक ही क्लास में ज़्यादा बच्चों को नहीं रखा था, क्योंकि एक टीचर को 25 बच्चे संभालना थोड़ा ईजी हो जाता है। 25 बच्चे आपस में अच्छे खासे दोस्त भी बने रहते हैं। 25 का मतलब ये है कि आप 30 तक भी जा सकते हैं, मैं बस ये एवरेज बता रही हूँ। और इनके समान उद्देश्य की पूर्ति का कार्य भी अच्छी तरह से किया जा सकता है। थोड़ी छोटी क्लास होगी, थोड़े बच्चे होंगे, आराम से कोई भी आप काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर समूह में आपने एकजुटता लेके आनी है तो थोड़ा समूह को छोटा रखें, ताकि सबसे इंटरेक्शन भी आप कर पाएँ। ऐसा ना हो कि 80-90 बच्चों में आप 1-2 बच्चों पर ही ध्यान दे पाएँ और बाकियों को आप जानते भी ना हों, बल्कि जबकि पूरा साल आप पढ़ा के हटे हों, है ना। फिर है कक्ष की कार्य प्रक्रिया में जनतांत्रिक मूल्यों का समावेश। मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन वर्किंग ऑफ द क्लासरूम। सीधी सी बात है, आप क्लास में कोई भी काम करा रहे हैं, एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक मूल्यों को आपने रखना है बच्चों के सामने। यहाँ पे मैंने पेंसिल में टिक लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि समूह के सभी सदस्यों का समुचित सम्मान हो, समूह की गतिविधियों में समूह के सभी सदस्यों का अधिक से अधिक योगदान हो, समूह के उद्देश्य का निर्धारण सब मिलकर करें, आपसी संपर्क संबंधों को प्रोत्साहित और पुनर्वलन किया जाए। तो एक डेमोक्रेटिक माहौल आपने क्लास में रखना है। कोई भी काम दिया है तो सारे मिलजुल कर करें, इस तरह की आपने कोई सिचुएशन लेके आनी है। और इसके लिए आप सीधा प्ले वे मेथड की यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप में बच्चों को आप कोई प्ले करवा लें या कोई प्रोजेक्ट दे दें, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो अच्छे से दोस्ती भी हो जाती है, एक दूसरे को जान पहचान भी हो पाती है। अलग अलग काम देंगे तो बच्चा अकेला, क्या पता उसके माइंड में कोई आइडिया ना आए और दुखी हो जाए कि नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रुप में 5 लोग होंगे, एक को आइडिया नहीं आ रहा तो बाकी 4 तो बता देंगे ना, जिससे दूसरा भी, जिसको नहीं आ रहा था वो भी चलो ठीक है मुझे नहीं आ रहा तो हम इसी आईडी पे काम कर लेते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो हमें एक जनतांत्रिक माहौल बना के जो है वो क्लासरूम में चलना है, ताकि बच्चे एक दूसरे से कम्पीट करने के बारे में ना सोचे कि नहीं मैं तो फर्स्ट आऊँगा। हम उस वक्त क्या करेंगे, हम अपने ग्रुप को फर्स्ट लाने की कोशिश करेंगे, अकेले ग्रुप में नेता बनने की कोशिश नहीं करेंगे ना। भागीदारी का स्तर या समूह भक्ति, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ग्रुप लॉयल्टी। एक समूह अपनी एकता और एकजुटता को तभी अच्छी तरह से बनाए रख सकता है जब सभी समूह सदस्य क्रियाओं में पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देते हों। यानी बच्चों के अंदर हमें ऐसी क्वालिटीज़ डालनी पड़ेंगी एक टीचर को, जो बच्चा ईमानदारी से काम करे, वो कोई किसी की तरह का बेईमानी ना करे। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, मेरे ख्याल से ABCD 2 में भी आपने देखा होगा, या फिर ABCD में डांस का ग्रुप का वो सदस्य होता है, फिर दूसरी दुश्मन पार्टी में जाकर वो मतलब यहाँ पे सीखता है, वहाँ जाके सारा कुछ बता देता है और फिर बाद में वही जीत जाते हैं। तो वो चीज़ है, अगर आप ग्रुप में बच्चों को ये ईमानदारी वाली चीज़ें सिखाएंगे तो वो अपने ग्रुप के प्रति लॉयल रहेगा। ठीक है, वो उसी के लिए काम करेगा। कोई भी उसको ज़्यादा पैसे देकर अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करे, या कोई वैसा इधर उधर का लालच दे के अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करे तो हम मना कर दे। तो इस तरह की जो लॉयल वाली क्वालिटीज़ हैं बच्चों के अंदर डालना ज़रूरी है, तभी बच्चे एकजुट होकर काम कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग प्रनियम की अनुपालना, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन। मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देती हूँ, जिसने रीड करना है वो रीड कर लेगा, बाकी अब मैं इसको समझाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन। कॉपरेशन भी है लेकिन कॉम्पिटिटिव है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल आप अच्छे से डाल सकते हैं कि मैं मान लो मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और मैंने 30 बच्चों को क्या किया, 5-5 के ग्रुप में बांट दिया है और एक कोई भी काम दे दिया है और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है मुझे निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है,
ग्रुप में काम कर रहा है, कॉपरेशन के साथ उसको काम करना पड़ेगा अपने ग्रुप को जिताने के लिए। और दूसरा क्या हो रहा है, वो कॉम्पीट भी कर रहा है किसी दूसरे के साथ में, किसी दूसरे ग्रुप के साथ में, इसलिए इसको बोला है कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन। आप कॉपरेशन भी अपने ग्रुप में रहते हुए कर रहे हैं, प्लस आप दूसरे अदर ग्रुप के साथ भी कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं। एक पॉजिटिव कंपटीशन की यहाँ पे बात करिए। हार जीत का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना पहले से बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कोई हार जाता है तो जीतने वाले को उसको चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से उसको कैजुअली अपना बिहेव करें, और जो हार चुका है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डाली जाएं कि कोई ना, हार गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और देख लेंगे, अच्छी और कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन कहें तो अच्छा रहेगा। ये दूसरे समूह के साथ प्रतिस्पर्धा। देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो दूसरे ग्रुप के साथ तो हमें कंपटीशन करना ही पड़ता है। यह लिखा है खास तौर से जब किसी अन्य समूह के साथ किसी प्रोजेक्ट पर, किसी खेल प्रतियोगिता के आयोजन पर, या किसी समूह समस्या को दूर करने का उत्तरदायित्व मिलने पर अपने समूह की उत्कृष्टता दिखाने का अवसर आता है, तो समूह के सभी सदस्य एकजुट होकर कठिन परिश्रम और अभ्यास करते हैं और उस प्रतियोगिता में जीतने के लिए हर समय अपने साथियों को प्रोत्साहित करने व उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। यानी यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट आंसर दोनों का काफ़ी मैच कर रहा है। हेडिंग चेंज करने के लिए, थोड़ा पॉइंट बढ़ाने के लिए ज़रूर लिख लेना, पर अंदर का मटेरियल ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। कक्ष समूह को उचित नेतृत्व प्रदान करना, प्रोवाइडिंग प्रॉपर लीडरशिप द ऑफ द क्लासरूम ग्रुप। हर एक ग्रुप का एक लीडर ज़रूर होता है ना। हमारे उसमें चाहे आपने 5 का ग्रुप बनाया हो, 4 का ग्रुप बनाया हो, 10 का ग्रुप बनाया हो, कहीं ना कहीं हम उसमें एक ग्रुप, जो लीडर है उसको ज़रूर रख देते हैं कि बेटा तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुम आपस में सबकी सुन सान के, सबसे डिस्कशन करके आप डिसीज़न ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कक्ष में जो टीचर है, कोई ग्रुप बना रहा है क्लासरूम में, तो उसका लीडर भी अच्छे से बना सकता है। लीडर ऐसा होना चाहिए जो खुद को बिल्कुल लीडर ना समझे कि नहीं, मैंने जो डिसीजन ले लिया वही लेगा, नहीं। लीडर एक ऐसा लीडर बनाना चाहिए जो सबकी सुने और टीचर को जाके बता दे कि हमने ये डिसीजन लिया हुआ है, अपना ही डिसीजन ना थोपे पूरे ग्रुप पे। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ईमानदारी को शो करती हैं और हमारी एकजुटता को बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर ही अब ये विराम लेता है, यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बिल्कुल ऐसा लगा नहीं होगा कि मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यही चीज़ आप पेपर में भी लेके आ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। मैं एग्जाम्पल मतलब मैं जो भी पॉइंट होता है ना उसमें काले पेन से हेडिंग लिखती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ और फिर नीचे मैं ब्लैक पेन से उदाहरण वर्ड लिख के फिर मैं एग्जाम्पल लिख के आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पॉइंट एक्सप्लेन किया उसी बीच में ही मैंने एग्जांपल भी दे दिया। टीचर को इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप अलग से मेंशन कर दोगे ना कि ये पॉइंट के नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो अलग से दिख जाएगा, अच्छे बच्चे ने हर एक पॉइंट के नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस तरह के एग्जांपल मैं बिल्कुल ऐसे वाले एग्जांपल लेके आती हूँ जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद ही रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमने भी तो उस दिन प्ले किया था, तो हम 5 लोग थे, हमने ऐसे डिसीजन लिया था, हमने बोला था कि तेरा ये डायलॉग होगा, तेरा वो डायलॉग होगा। हम ये अक्सर करते आए हैं। हम अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो बाहर तो खेलते ही हो ना। बचपन में तो आपने खेला ही होगा क्रिकेट या कुछ ना कुछ छोटी मोटी टीमें आप बना के खेलते हैं, तो उसमें भी आप लीडर बने होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा मुझे लगता है। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे चैनल का थोड़ा ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।